जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक सुधार संगठन। सामाजिक सुधार संगठन सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसीलिए हम पड़ी कि समाज में बदलते हुए समाज से अनेक कुरीतियां बढ़ती जा रहे थे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जो विधवा हो गई थी उसको अनेक प्रकार के लोग नजर से देखते थे। तो इसीलिए हमारे देश में बहुत से अच्छे महापुरुष हुए और वह इस बात के लिए बोले थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रह्म समाज। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ उन्मूलन किया था। ठीक है, सती प्रथा का तब 1829 ईस्वी में इसके जाकर एक कानून बनाया गया था। तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला राजा राम मोहन राय ही थे। ठीक है, तो अब देखिए इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय मोहन राय को राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय दिए थे। ठीक है, ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाया जिसके कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाने लगा। ये भारत में हो रहे अनेक कुप्रथाओं के लिए आवाज उठाए, तो इसीलिए इन्हें भारत का अग्रदूत कहा जाने लगा। पुनर्जागरण मतलब एक बार फिर से पुनः लोगों को जागरण करने लगे, जागृत करने लगे, लोगों को संदेश देने लगे नहीं ये गलत है। तो इसीलिए सबसे पहले आवाज यही उठाए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे अग्रदूत कहा था। इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये भी याद रखिए। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 ईस्वी में। फिर 1929 में विलियम बेंटिक, देखिए 1929 में विलियम बेंटिक ने 1929 में विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत कर दी। ठीक है, सती प्रथा जैसे होता है, मान लीजिए कोई पुरुष का शादी हो गया है और वह किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी जो होती थी कि उसी चिता पर वो भी जलती थी जिंदा ही। तो यह हमारे समाज के लिए बहुत ही धब्बा जैसा कार्य हो रहा था। तो इसका राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई और विलियम बेंटिक 1829 में विलियम बेंटिक ने इस पर बैन लगा दिया और इसका अंत कर दिया। याद रखिएगा 1828 ईस्वी में उन्हीं ने आवाज उठाया था। डेविड हेयर उनके प्रमुख सहयोगी थे। राजा राम मोहन राय जी सहयोगी डेविड हेयर थे। अब देखिए इन्हें लगभग हर एक भाषाओं का लगभग अच्छा ज्ञान था। देखिए इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा था। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी बंगाली में। ये याद रखिएगा, संवाद कौमुदी पत्रिका राजा राम मोहन राय जी के लिए, ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अनेक सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दिखेगा लगभग। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। ठीक है, नहीं ये पत्रिकाएं हैं और इसकी ये बंगाली में छपने गए छापा जाता था। 1833 ईस्वी में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आ गए। देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गए, मतलब दोनों अलग अलग विचारधारा के हो गए थे, जिस कारण इन दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। मतलब दोनों का अलग अलग विचार हो गया, तो इसीलिए छोड़ दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1868 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे राजा राम मोहन राय जी के बारे में। और एक दो बात आप लोगों को याद रखिएगा। आत्मीय सभा का 1815 ईस्वी में
यहाँ लिख दे रहे हैं 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय जी ने ही शुरू किए थे। वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में, 1825 10 साल बाद, याद रखिएगा, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने इसे शुरू किया। और ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में, ये भी राजा राम मोहन राय जी ही शुरू किए थे। ठीक है, तो ये रहा। मैं आशा करता हूँ उनके बारे में जो भी पूछा जाएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए सेकंड नंबर हम देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज, देखिए आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्हें आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। इनके संस्थापक, इन्होंने आर्य समाज को 1875 ईस्वी में बंबई में किया और 1877 में इनकी शाखा लाहौर में खोली गई। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक वही थे। एक मिनट, अब देखिए, आर्य समाज का नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज का नारा था कि यही दयानंद सरस्वती जी भी सोचे थे कि भारत को एक बेहतर भारत हमें बनाना है और अनेक प्रकार के कुप्रथाओं इसमें है, तो उनको भी अंत करना है, कुरीतियों को अंत करना है। तो दयानंद सरस्वती का नारा देखिए, वेदों की ओर लौटो। जब हम आडंबरों के जैसे दिखावा करने लगते हैं, तो आडंबरों जैसे दिखावा करने लगते हैं, तो हमारे समाज में आते हैं महापुरुष और वो हमें सच्ची ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो ये नारा दिए थे कि वेदों की ओर लौटो। हमारे वेदों में बहुत सारा ज्ञान है, उनको आप पढ़िए। इनका दयानंद सरस्वती जी का, अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था गुजरात में, 1834 में हुआ था। इनका मूल नाम, ये याद रखिएगा, मूल शंकर था। बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके गुरु वीरजानंद थे, गुरु का नाम वीरजानंद था। दयानंद सरस्वती ने सती प्रथा, देखिए सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया। बाल विवाह मतलब जैसे बचपन में शादी हो जाती थी, लोग 8-9 साल के हुए थे तो उस समय शादी हो जाती, तो इसके विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनकी मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में इनके शिष्य हंसराज ने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जो भारत का लगभग सभी जिलों में फैल चुका था। अब देखिए, अब हम लोग 3 नंबर देखेंगे, रामकृष्ण मिशन। देखिए रामकृष्ण मिशन का शुरुआत किए थे स्वामी विवेकानंद। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो अपने गुरु के नाम पर नामकरण किया। अब देखिए इनके जन्म, विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। इनके गुरु जी रामकृष्ण परमहंस थे, उनसे हिंदू धर्म की शिक्षा लिए थे। 1887 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना की। याद रखिएगा, 1887 में कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। और ये एक VVI क्वेश्चन है, देखिए याद कीजिए, 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो में धर्म सम्मेलन भाषण में भाग लिया था। 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में कर दी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, शिकागो में भाषण दिए थे। 1897 में इन्हें बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए ये उस समय क्रांति ला दिए थे। अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका में गए थे तो बोले थे कि भाइयों बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो 2 मिनट तक तालियां बजाए और 2 ही मिनट इनको समय दिया गया था और उस समय क्रांति ला दी। इनकी मृत्यु 1902 में हो गई। इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा। अब देखिए 4 नंबर, थियोफोसियल सोसाइटी 1875 में। इसके संस्थापक मैडम
व्लात्स्की तथा कर्नल आर्टन कनाडा में हुआ था। यह संस्था विभिन्न देशों में सांस्कृतिक तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। 1886 में इनकी एक शाखा मद्रास की अडियार में खोली गई, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया। इसी शाखा का एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत में आई। इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूलिंग आंदोलन प्रारंभ किया है। होम रूलिंग आंदोलन एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, ये आप लोग याद रखिएगा, किंतु भारत में अब सफल नहीं हुआ। देखिए, होम रूलिंग प्रारंभ करना चाहे किंतु भारत में सफल नहीं हुआ। यंग इंडिया, अब देखिए 5 नंबर में यंग बंग आंदोलन। देखिए, यह आंदोलन यह भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। इसे हेनरी विलियम डीरेजीवो ने 1828 ईस्वी में प्रारंभ किया था। बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। अब देखिए, मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार, अब लोग हम हिंदुओं के बारे में पढ़ चुके थे, अब मुस्लिम के बारे में पढ़ रहे हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन। फर्स्ट आंदोलन वहाबी आंदोलन। इसका प्रारंभ बरेली से हुआ, किंतु पटना इसका केंद्र बन गया। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे, जैसे यूरोप, अमेरिका आदि, वहां का कल्चर का विरोध करते थे। ठीक है। इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेली थे। यह सबसे संगठित आंदोलन था। अब देखिए, सेकंड नंबर अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ। इसका उद्देश्य मुसलमान को उच्च शिक्षा देना था। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप ले लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किए थे। सर सैयद अहमद खान, एक मिनट, यहाँ से 3 नंबर। देखिए, अहमदिया आंदोलन, इसका प्रारंभ गुरु दासपुर से हुआ। यह हिंदू मुस्लिम में एकता लाने चाहते थे। इसके संस्थापक मिर्जा अहमद ने खुद को कृष्ण अवतार घोषित कर दिया। इस कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस संस्था से हट गए। वेदांत आंदोलन। वेदांत आंदोलन, देखिए वेदांत आंदोलन यह उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से प्रारंभ हुआ था। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था तथा इस्लाम संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देता था। इसके संस्थापक काशी मोहन नकवी तथा अहमद गंगोई थे। ठीक है। देखिए, हरित क्रांति में होता क्या है, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह देखा गया कि हमारे लिए जो अनाज है वो पर्याप्त नहीं है, तो इसीलिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें लगभग पूरे विश्व में 1970 तक आते आते फैल गया। तो इसकी शुरुआत में अमेरिका से हुई। तो आज हम लोग देखेंगे कि हरित क्रांति और अमेरिका से होते हुए भारत में कैसे है और कौन इसका जनक है और पूरा ओवरऑल विश्व में इसका जनक कौन है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ। पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्यों को अधिक हुआ, क्योंकि हरित क्रांति का संबंध गेहूं से और वहां पे अधिक मात्रा में गेहूं होता है। फिर देखिए, हरित क्रांति में मोटे अनाजों के उत्पादन पर जोर दिया गया। हरित क्रांति का केंद्र उत्तर प्रदेश के समाली में था। उत्तर प्रदेश के समाली में हरित क्रांति का केंद्र था। हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन बढ़ा, धान का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस समय का हरित क्रांति के समय गेहूं का पैदावार अत्यधिक होने लगा, लेकिन धान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया। देखिए, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया उस समय, याद रखिएगा। हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई गई? तो ये हरित क्रांति के समय देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरी पंचवर्षीय योजना
के अंतिम समय में 1966 से 67 में प्रारंभ हुआ। विश्व में जनक इसका अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को कृषि के लिए हरित क्रांति को पिता माना जाता है। इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति के, याद रखिएगा, पूछेगा कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो शांति के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए, अब विश्व में तो हम लोग पढ़ लिए कि नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है, वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अब भारत में देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। हरित क्रांति सब विलियम कार्ड ने दिया था। हरित क्रांति सब विलियम कार्ड ने दिया था। हरित क्रांति में हाइब्रिड बीज का बढ़ावा दिया गया। उस समय हाइब्रिड नहीं था, अब हाइब्रिड कर किया गया, क्रॉस करा के। तो अब देखिए, अब हमारे पैदावार अच्छी होने लगे, लगभग सभी बीज हाइब्रिड हो गए हैं। ठीक है, तो उस समय हमें भूखमरी ना हो, इसीलिए हरित क्रांति की शुरुआत किया गया। तो इसलिए उनको नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग द्वितीय हरित क्रांति। ये देखिए, द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति में क्या होता है, देखिए, इनमें अनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसलों को बोते हैं। मतलब जो पहले हम लोग वृद्धि कर चुके हैं अनुवांशिक रूप से, उसी को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहते हैं। देखिए, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ये भी आप लोग याद कीजिएगा, नीली क्रांति के समय मछली उत्पादन से। इस क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ दक्षिण भारत को हुआ था। अब देखिए, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इस क्रांति का डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है इस क्रांति का जनक। ठीक है, आप लोग ऐसे ही कुछ क्रांति दिया हुआ है, उनको याद कीजिए। अब देखिए, हम बोल रहे हैं कि ये तो हो गया। जैसे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, एक मिनट, गुलाबी क्रांति पूछेगा तो झींगा उत्पादन से हो जाएगा। ऐसे ही नीली क्रांति तो मछली उत्पादन से। पीली क्रांति, देखिए, सरसों का हो जाएगा, तिलहन का, क्योंकि सरसों का फूल पीला होता है, उससे हम लोग रिलेट कर लेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर। तो आइए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। भारत को कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। लगभग 60 से 65% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का 65% आबादी कृषि पर निर्भर है, किंतु भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान मात्र 15% है। यही कारण है कि हमारे किसानों की आय निंदनीय है, क्योंकि हमारे, देखिए, राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान है 15%, और सबसे 65% आबादी इस कार्य में लगा हुआ है, और 15% आय है। तो अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे और इसको कम करेंगे, तब हम लोग किसानों का आय अच्छी होगी। और तो आइए, हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक न होकर जीवन निर्वाह की कृषि हो जाती है। हमारे यहाँ कृषि में पैदावार कम होता है, जिसका मुख्य कारण है खेतों का छोटा आकार। खेत छोटा होने से अनाज कम पैदा होता है, और इसका एक और कारण है कि हमारे खेती पुरानी पद्धति से खेती करते आ रहे हैं। इतना विज्ञान टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, लेकिन हम लोग पुरानी पद्धति से खेती करते आ रहे हैं। इस सेकंड नंबर यही कारण हो गया। फर्स्ट, खेतों का छोटा आकार हो गया। तो देखिए, कृषि कई प्रकार की होते हैं। जीवन निर्वाह कृषि, जैसे भारत की खेती। द्वितीय, फसल कृषि। इस प्रकार की कृषि 2-2 फसल एक साथ उगाए जाते हैं। एक ही जड़ कम गहरे, दूसरे जड़ ज्यादा गहरे। एक कम पानी सोखता है तो दूसरी ज्यादा पानी सोखता है। अब देखिए, थर्ड में दिया है मिश्रित कृषि। कम जगह में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित कृषि की जाती है, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। अब देखिए, ड्रॉप फार्मिंग। इसका प्रयोग फूलों की खेती के लिए किया जाता है, जिसमें फुहार वाले सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। जो ऊपर से वर्षा की जैसा बरसाता है, उसे फुहारा बोलते हैं, और फूलों में इसकी बहुत
उपयोग किया जाता है। अब देखिए हमारे यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाया जाता है। हमारे यहाँ कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है। इसका एक और भी कारण है, कृषि मानसून पर निर्भर करते हैं। ठीक है। अब देखिए भारत में फसलों का वर्गीकरण। भारत में फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार का से है: जायद फसल, खरीफ फसल एवं रबी फसल। जायद फसल देखिए, यह फसल मार्च में बोया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सब्जी, तरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि आते हैं। यह बहुत जल्द समय में लग जाता है। मई में इस फसल को काट लिया जाता है। यह बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है। अब देखिए खरीफ फसल में इसे जुलाई के महीने में बोया जाता है। इस फसल को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसकी ज्यादा जरूरत होती है पानी की। इस फसल की पानी की ज्यादा जरूरत होती है। इसमें धान भी आता है। देखिए इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आते हैं। इसे मानसून फसल भी कहा जाता है। इसकी कटाई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। अब देखिए रबी फसल। यह फसल ठंड के दिन में नवंबर में बोया जाता है। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इसकी कटाई मार्च से अप्रैल के महीने में की जाती है। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, असरी, मसूर, खेसारी फसल उगाते हैं। मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। देखिए प्रमुख खाद्यान्न फसल हमारे गेहूं, चावल, जौ, मोटे अनाज, दाल है। ठीक है, आप याद रखिए। एक और फसल होता है नगदी फसल। देखिए नगदी नाम से ही मालूम चल रहा है, नगदी फसल वैसा फसल जब पैसा कमाने के लिए बोया जाता है उसे नगदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना का जन्म स्थल भारत है। गन्ना उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद दूसरा स्थान पर है। ब्राजील पहला स्थान पे है और भारत दूसरा स्थान पे है, जबकि खपत के देश से भारत प्रथम स्थान पर है। हमारे यहाँ विश्व के लगभग 40% गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना की फसल तैयार होने के एक साल लग जाता है। यह उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश अकेले ही देश का लगभग 45% गन्ना उत्पादन कर देता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, जबकि चीनी उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। अब देखिए कपास ये भी नगदी फसल हुआ। इसकी प्राप्ति बीज से होती है। इसे कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। जो पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप लगना आवश्यक है, यानी कपास में धूप बहुत जरूरी होता है। अब देखिए कहवा, यह भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। कॉफी की प्राप्ति बीज होते हैं। इसमें कैफीन पाया जाता है जो नींद को भगा देता है। चाय, पूरे विश्व में चाय सर्वाधिक उत्पादन चीन एवं सर्वाधिक उपभोक्ता वाला देश भारत है। भारत में सर्वाधिक चाय के उत्पादन असम में होता है, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है। चाय में थीन पाया जाता है जो थकान दूर कर देता है। चाय का सबसे बड़ा निर्यात श्रीलंका करता है। जूट, यह पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसके तने को पानी में भिगोकर इसके छाल को निकालकर बोरा या सूत्री बनाया जाता है। इस गोल्डन फीवर कहते हैं। पश्चिम बंगाल इसके उत्पादक में अग्रणी राज्य है। अब देखिए प्रमुख फसल उसके उत्पादक राज्य। चावल, यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इसकी कृषि पूरी मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि चावल के खेत में हमेशा पानी होना आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल और यूपी, पंजाब में होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा नदी घाटी दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल कृषि के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी माना जाता है। धरातल समतल होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है। इस चावल का नाम गोल्डन राइस रखा गया है। ये याद रखिएगा, विटामिन ए किसमें पाया जाता है तो उसका नाम है गोल्डन राइस।
गोल्डन राइस में पर्याप्त मात्रा में वीटा कैरोटीन पाया जाता है। गेहूं, यह भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल है। गेहूं उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जबकि प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक उत्पादन पंजाब करता है। गेहूं का अधिकतम 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा युक्त माना जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान पर भारत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर आता है। जौ भी देश में की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो कि सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी गणना मोटे अनाजों की श्रेणी में की जाती है। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब देखिए बाजार, यह भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। बाजरा, इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान आता है। ये सब दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो उतना नहीं था, हम लोग जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिए थे। आइए अब यहाँ शुरू करते हैं। प्रमुख फसलों एवं शीर्ष उत्पादक राज्य, देखिए केसर, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद होना जरूरी है। केसर के लिए कश्मीर, केसर सबसे कहाँ होता है? कश्मीर। देखिए काली मिर्च सबसे अधिक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी दक्षिण भारत में काली मिर्च होती है। देखिए छोटी इलायची केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होती है। अदरक मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यानी जो 7 सिस्टर है पूर्वोत्तर भारत उधर होते हैं। देखिए जीरा राजस्थान, केरल। लौंग होते हैं तमिलनाडु, केरल। मिर्च आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। हल्दी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये आप लोग बहुत याद रखिएगा। देखिए फिर से बोल दे रहे हैं एक बार। केसर होता है कश्मीर में। काली मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। छोटी इलायची केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। अदरक मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। जीरा राजस्थान, केरल। लौंग तमिलनाडु, केरल। मिर्च आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। हल्दी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। आइए ये भी थोड़ा देखिए। अब प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, देखिए धान के इंडो चाइना है। मक्का मध्य अमेरिका। गेहूं मध्य प्रदेश। ज्वार भारत। बाजरा अफ्रीका। जौ चीन। ठीक है, इतना ही है। आप लोग ये याद रखेंगे तो कृषि से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और लगभग हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और भारतीय कृषि का और नीचे भी है, देखिए एक और क्वेश्चन, जो हमारे हरित क्रांति हुआ था उनका जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। और ये भी याद रखिएगा, यह 1966 से 67 के बीच में शुरू किया। थर्ड पंचवर्षीय योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, आइए अब देखते हैं कौन सी फसल कब बोई जाती है। देखिए रबी फसल, इसको शीतकालीन फसल कहा जाता है। इसमें गेहूं, आलू, मसूरी, सरसों, तीसी, मटर, जौ, खेसारी आता है। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाते हैं और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। अब देखिए खरीफ फसल में इसको ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, सोयाबीन आता है। और ये जून से जुलाई के महीने में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। जायद फसल में देखिए तरबूजा, ककड़ी, खीरा, यह मार्च से अप्रैल में बोया जाता है और जून से जुलाई में काट लिया जाता है। ठीक है,